हेलो। तो मैंने वैक्सीन तक बता दिया था तुम्हें। वैक्सीन के आगे हमें बात करनी है ग्राफ्ट रिजेक्शन की। नेक्स्ट बात इसमें आपको बतानी है, दैट इज अबाउट ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। देखिए, ग्राफ्ट होता क्या है? ग्राफ्ट उस ऑर्गन को कहा जाता है जो हम किसी रिसिपिएंट में लगाते हैं। जैसे किसी की किडनी खराब हो गई और उसने किडनी लगवाई, तो जिस पेशेंट को किडनी लगाई गई है वो रिसिपिएंट है, और जिसकी किडनी लगाई गई वो डोनर है, और किडनी ग्राफ्ट है। लगाई जाने वाली किडनी क्या है? ग्राफ्ट है। तो दिस इज ग्राफ्ट, द ऑर्गन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। अब यहां पर जो टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट हैं वो 4 तरीके के हैं, और ये निर्भर करता है कि ग्राफ्ट का सोर्स क्या है, किससे ग्राफ्ट लिया जा रहा है। तो कभी ऐसा होगा कि इंसान के खुद के शरीर से ग्राफ्ट लेके लगाया जा रहा है, ओन्स बॉडी, तो ऐसे ग्राफ्ट को कहेंगे ऑटोग्राफ्ट। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है? ऑटो मतलब सेल्फ। जैसे पैरों से कोई ब्लड वेसल निकाल के हार्ट में जो ब्लॉकेज है उसको ठीक करने के लिए वहां पे वेसल लगा दी जाए, तो उसी व्यक्ति के पैर से निकाला, उसी व्यक्ति के हार्ट में लगा दिया, ये क्या हुआ? ऑटोग्राफ्ट। या किसी को फेस पे बर्न हो गया, जल गया है, तो थाई से स्किन निकाल के फेस पे लगा दी गई, तो ये क्या है? ये भी ऑटोग्राफ्ट है। फिर अगर जुड़वा भाई बहन है किसी का, बहुत खुशकिस्मत हो कोई कि जुड़वा भाई बहन है, जुड़वा भाई भाई या जुड़वा बहन बहन, क्योंकि जब जुड़वा भाई बहन होंगे तो आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो कैसे हो जाएंगे? नॉन आइडेंटिकल। तो आइसोग्राफ्ट फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विंस। अब आइडेंटिकल ट्विन सबके तो होते नहीं है, कितने लोगों के जुड़वा हैं? किसी की नहीं है, ठीक है? तो फिर किडनी किसी इंसान से लेनी पड़ेगी जो जुड़वा ना हो। तो वो कौन हो सकता है? वो नॉर्मल भाई बहन, नॉन आइडेंटिकल भाई बहन हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, ठीक है, मामा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, मौसी हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं ठीक है ना? इंसान होना चाहिए बस, या वो रिश्ता भी ना हो, हाँ तुम कर लो पंचायत, या फिर रिश्ता हो भी ना, बस इंसान होना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ्ट को क्या कहेंगे? एलो। एलो मतलब होता है डिफरेंट, तो आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, बस ह्यूमन है, स्पीशीज सेम है। लेकिन अब वो भी नहीं दे रहा ग्राफ्ट, कहीं सुअर से ले लो, कहीं काफ से लगा लो, बछड़े का लेके लगा लो, ठीक है? तब उसको क्या कहेंगे? जेनोग्राफ्ट। यहां पर स्पीशीज ही अलग है, ठीक है? अब देखो, इंसान में और कोई स्पीशीज तो है नहीं धरती पे सेपियंस के अलावा, तो फिर सीधे जीनस ही बदलना पड़ेगा। सुअर का लगाएंगे तो फिर जीनस ही चेंज हो जाएगा, कैटल का लगाएंगे तो जीनस चेंज हो जाएगा। तो कहाँ है तुम्हारी कोई स्पीशीज है थोड़ी?
ह्यूमंस की और कोई स्पीशीज है ही नहीं, तो किसी को तो छोड़ देते ना किडनी उडनी लेने के लिए। सबको निपटा दिए ह्यूमंस ने, नहीं तो वो तुम्हारी किडनी ले लेते, इसलिए नहीं छोड़े तुम। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन तुम हो भी तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये किया। कह रहा हूं लेकिन तुम हो भी तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये काम किया। क्या किया? शोषण। लेके नहीं आए हो क्या पोषण? चलो, ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, ट्रांसप्लांटेशन में टिश्यू मैच कराना बहुत जरूरी होता है। ब्लड ग्रुप तो मैच कराना ही है, जिससे किडनी ले रहे हैं उसका टिश्यू भी मैच होना चाहिए, और टिश्यू मैचिंग को हम कहते हैं एमएचसी। क्या कहते हैं? एमएचसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएचसी? एमएचसी का मतलब होता है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। इंसानों में मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में, देखिए और भी जानवर होते हैं उनमें भी होता है ये, लेकिन इंसानों में इस एमएचसी को कहा जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है MHC क्लास 1 और एक होता है MHC क्लास 2। जो लोग लगातार बात कर रहे हैं वो बंद कर दें। और ये दोनों ही एक्चुअल में क्या है? ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये क्लास 1 प्रोटीन है, वो क्लास 2 प्रोटीन है। ये जो दो तरीके के प्रोटीन है, ये हमारे सेल्स में पाई जाती हैं और इनका कुछ कुछ काम होता है, आइए समझते हैं। तो ये जो MHC क्लास 1 होता है, ये क्या तकलीफ है? ये कुछ तो है। प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। आपके बॉडी में जितने भी सेल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस है, उनके पास कौन सा प्रोटीन है? MHC क्लास 1। ठीक है, और MHC क्लास 2 जो है, इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। पिछली क्लास में बताया था इसके बारे में। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से होते हैं? जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस। तो ऐसे सभी सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस होगा उनके पास ये वाला प्रोटीन होगा, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, इनके पास MHC क्लास 2 प्रोटीन होगा। अगर कोई ऐसा सेल है जिसके पास MHC2 है, तो उसके जरिए ये सेल सीधे टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर सकता है। टी सेल्स दो प्रकार के बताए थे, कौन कौन से? साइटोटॉक्सिक और हेल्पर सेल्स।
तो अगर किसी के पास ये वाला प्रोटीन है तो उसके जरिए किसको एक्टिवेट किया जा सकता है? टी हेल्पर सेल। और इसके जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं साइटोटॉक्सिक को। तो कैन एक्टिवेट टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है। अगर कोई सेल है जिसके पास MHC1 प्रोटीन है तो किसको एक्टिवेट कर पाएगा? साइटोटॉक्सिक सेल को। और जिसके पास MHC क्लास 2 प्रोटीन है वो किसको एक्टिवेट कर पाएगा? हेल्पर सेल को। ठीक है। चलिए इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों के पास आधार कार्ड होगा, है ना? तुम सब लोग इस भारत देश के नागरिक हो। तो तुम्हारे पास कौन सा कार्ड है? आधार कार्ड है। सच तो यह कि आधार कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं होती है। फेमस हो गया है लेकिन नागरिकता की पहचान नहीं होती। और अपने ही घर में नागरिकता की पहचान की जरूरत होती भी नहीं है। नागरिकता की पहचान कब बतानी पड़ेगी तुम्हें? जब देश से बाहर जाओगे। तो क्या बनवाओगे उसके लिए? पासपोर्ट। तो असल में नागरिकता की पहचान क्या होती है? पासपोर्ट होता है। कितने लोग के पास है पासपोर्ट? आवेदन किया है? मंजूर हुआ कि रिजेक्ट हो गया है? कहाँ जाना चाह रहे हो? ऐसे घूमने? फिर 4 घंटा सोओगे? खैर, तो आप सबके पास आधार कार्ड है? ठीक है। सड़क पे चलते हुए हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है। कौन सी बड़ी बात हो गई? क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं, तुम भी देश के नागरिक हो। हम्म। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा कार्ड है जो उनके पास नहीं है? PWID कार्ड। सड़क पे चलता हर व्यक्ति तो नहीं बैठ रहा ना क्लास में, ना बैठ सकता है। कौन बैठ सकता है? जिसके पास PW। तो बेटा आधार कार्ड समझ लो सबके पास है। तो वो कौन सा प्रोटीन हो गया? MHC क्लास 1 प्रोटीन हो गया। ठीक है। और PWID कार्ड, ये कुछ खास हो गया। ये सिर्फ किसके पास है? कुछ चुनिंदा लोगों के पास है। लेकिन क्या ये जो चुनिंदा लोग हैं ये न्यूक्लिएटेड नहीं है? हैं? यानी इनके पास ये भी है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास तो दोनों कार्ड हैं। अब मैं स्पेशल कार्ड के लिए बोलूंगा RFID। उसको RFID कार्ड बोलते हैं। यानी तुम्हारे पास आधार कार्ड भी है, RFID भी है। तो तुम खास आदमी हो कि आम आदमी हो? PW के हिसाब से खास आदमी हो, वैसे तो आम ही आदमी हो। अभी खास वाला कुछ काम हुआ नहीं है। हो जाएगा, भगवान करे हो जाए तो कुछ बन जाएगी बात। ठीक है। नहीं तो बेटा एक BPL कार्ड भी बनता है। ठीक है। राशन कार्ड भी बनता है। तो बना लेना है। वोटर ID है तुम लोग के पास? वोट दिया? किसने किसने वोट दिया है एक को बार? तुमने दिया था? दूसरे के नाम पे गए थे ना देने? हैं? हाँ। पकड़े नहीं गए? कहाँ से हो तुम? तो वहां पकड़े नहीं जाते? तो कहानी खत्म होगी तो बताएं फिर। लगे हैं पूरा बताने की, ये करते हैं वो करते हैं, पूरा पंचायत में बहुत मजा आता है। तो दो तरीके के कार्ड हैं। अब यहाँ हम आपका एग्जाम्पल नहीं लेते, हम आम नागरिक का और खास नागरिक का लेते हैं। जैसे सबके पास आधार कार्ड है, सब आम नागरिक हैं। लेकिन कुछ ही लोग तो हैं जो रॉ में काम करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं, है ना? खुफिया एजेंसीज में काम करते हैं। तो उनके पास उनका स्पेशल कार्ड होगा। तुम थोड़ी पहुंच जाओगे अंदर ऑफिस में, वहां ऐसे ही रोक लेगा गेट पे। प्रधानमंत्री ऑफिस में जा सकते हैं आप, सीधे सीधे घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते, है कि नहीं?
तो उसके लिए स्पेशल कार्ड चाहिए। अब सपोज करते हैं कि एक आम नागरिक यानी आम सेल, बॉडी का नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल है, उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो किससे शिकायत करेगा? साइटोटॉक्सिक सेल से। और जब शिकायत करने जाएगा तो कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेगा? आधार कार्ड, अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड। नहीं समझे? मैं सब्जी मंडी में गया, वहां मैंने देखा कुछ लोग बंदूकधारी हैं, उनके ऐसे जैकेट खुला हुआ था ना, बंदूक दिख गई, इधर असलहा दिख गया, इधर उधर लगा हुआ है। तो अब भारत के नागरिक के हिसाब से मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो बस पुलिस को जाके सूचना देना है। लेकिन अब पुलिस वाले के पास मैं जाऊंगा कि अरे सर वहां पे ये चल रहा मामला, क्या? चलो निकलो। तुम कौन? तो मुझे बताना पड़ेगा, आई एम सो एंड सो, महेंद्र प्रताप सिंह, भारत का नागरिक, फला फला नंबर, बताना पड़ेगा। तब फिर वो मेरी बात सुनेगा, है ना, कि मैं कोई ऐसे ही नहीं हूं कि आगे शिकायत करने। फिर साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगा? उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं रॉ का एजेंट हूं, मानने को कह रहा हूं, ठीक है, मैं कौन हूं? रॉ का एजेंट। लेकिन मैं छुट्टी पे आया हुआ हूं, अब मुझे भी सब्जी लेने भेजा गया है। अब छुट्टी पे आएगा आदमी तो फिर यही सब काम है। तो सब्जी लेने मैं भी गया था, और मैंने भी देख लिया, तो मैं तो पहुंचूंगा ही थाने, नजदीकी थाने पे बताऊंगा, सूचित करूंगा, लेकिन मेरे पास मेरी स्पेशल आईडी भी होगी। मैं घर पहुंचूंगा, लैपटॉप खोलूंगा, वहां पे अपनी स्पेशल आईडी पासवर्ड डालूंगा, ठीक है, और वहां से सूचना सीधे किसको भेजूंगा? रॉ को। तो मैं जो है, क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड भी था, तो मैंने सामान्य नागरिक की तरह साइटोटॉक्सिक सेल को भी एक्टिवेट कर दिया, पुलिस वालों को बता दिया, और खास नागरिक की तरह मैंने हेल्पर सेल्स को भी बता दिया, रॉ एजेंट्स को भी बता दिया। रॉ एजेंट्स वालों ने क्या किया? पूरी फोर्स एक्टिवेट कर दी, और फिर वो स्पेशल कमांडोज पहुंच गए थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या समझे? तो इस तरीके से काम होता है। अब इसी को आपको डायग्राम के जरिए बता देते हैं। बहुत जोर से सांस ले रहे हो बेटा, कहीं मुझको न खींच लेना। हाँ, मतलब मैं पढ़ा यहाँ रहा हूँ, ठीक है, और मेटाबॉलिक रेट इधर हाई हो जा रहा है। मेहनत कर रहे हैं महेंद्र सर। कह रहे हैं, तभी मैं लड़खड़ा गया था। देखो ये बैक्टीरिया है। कौन है ये? बैक्टीरिया। एक तो ये लगातार इधर कोई बतियाता रहता है, तुम ही हो ना? ये जो बीच में बैठी हुई है, तुम ही हो, यही आवाज थी। हैं? तुम कुछ नहीं बोलती हो? उसके आगे नहीं आता तुमको कि मैं कुछ नहीं बोलती हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? कुछ नहीं। खाओगे क्या? कुछ नहीं। ये देखो क्या बना रहे हैं, कुछ नहीं। क्या है ये? बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। ये कौन है? मैक्रोफेज है ये। कौन है ये? मैक्रोफेज किसका एग्जाम्पल है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। तो इसके पास कौन सा एमएचसी होगा, वन की टू? दोनों होगा। जैसे ही बोलो वन या टू तो लोग उसमें चुन लेते हैं, दोनों होगा। किसने किसने चुन लिया था? हाँ, तभी हंस रही हो। जब हम स्वयं को अपनी नजरों में बेवकूफ नजर आते हैं तो हमको बहुत हंसी आती है। आती है ना? हाँ, कोई बात नहीं। सच कड़वा नहीं, कभी कभी मजाकिया होता है। ये जो इसमें दिक्कत है ना, ये बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए हैं, आप समझो बात को। तो ये जो है इनसे मुखातिब हुए, मतलब इंट्रोड्यूस हुए। एक तो तुम लोग की जो उदरू है, ले, ये तो अपना साइज बड़ा कर लिए।
हाँ ये देखो एंगल्फ कर लिया इसको, इसने क्या किया, एंगल्फ कर लिया। यार उस एंगल्फ तो कर लिया, अब आगे नहीं जा रहा ये। शर्म कर लो थोड़ी, एंगल्फ हो गया देखो, फिर बनाना पड़ रहा है। इसके ऊपर ये क्या है, एंटीजन। और इसने जहां एंगल्फ किया है, किस चीज में एंगल्फ किया बेटा, वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में, ये एंगल्फ हो गया। अब इसको खा पी के हजम कर देगा, बोलो। बैक्टीरिया, ठीक है, इनका हो गया यहां पर। बेटा आप बात कर रहे हो, अब मुझे इरिटेशन हो रही है। मजाक में तो समझा दिया मैंने, अब चाहते हो कि मैं सीरियसली कुछ बोल दूं, फिर बुरा लगेगा फिर। मैं अपनी मर्यादा में रहूं तो तुम भी अपनी मर्यादा में रहो, सही रहेगा ना। सो एंगल्फमेंट, अब ये फूड वैक्यूल बन गया, अंदर इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, तो ये रहा फूड वैक्यूल, और ये देखो ये डाइजेस्ट हो गया, बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो गया। लेकिन इसने क्या किया, एंटीजन को डाइजेस्ट नहीं किया। ये एंटीजन है, एंटीजन को इसलिए नहीं डाइजेस्ट किया क्योंकि एंटीजन तो प्रेजेंट करना है। मतलब जैसे मैं मैक्रोफेज हूं, मुझको एक आतंकवादी मिला, मैंने उसको धर दबोचा, उसकी मुंडी काट के मुंडी रख दी, बाकी सारे बॉडी को निपटा दिया, ताकि पहचान बता सकूं बाकियों को कि मैंने किसको मारा है। नहीं समझे बात, समझ गए। तो उसी तरह से इन्होंने पूरे बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन क्या नहीं डाइजेस्ट किया, एंटीजन। अब उस एंटीजन को ये क्या करेंगे, ये अपने अंदर दो तरीके के प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है। एक होगा MHC1 और दूसरा है MHC2। ये मान लो, रुको बना ही देते हैं बाहर। इन प्रोटीन्स को बनाने के बाद ना ये अपने सेल मेम्ब्रेन पे चिपकाएगा। तो ये कौन सा है, ये है MHC2, और ये ग्रीन वाला मान लो क्या है, ये है MHC1। लेकिन ये क्या करेगा ना, इसको अपनी मेम्ब्रेन पे चिपकाने से पहले इसमें देख रहे हो कुछ खांचा सा बना हुआ है, इस खांचे में उसी आतंकवादी की मुंडी टांग देगा। यानी इस सेल ने अपने घर की दीवारों पे क्या किया, मुंडी टांग दी मार मार के, ताकि आसपास के सब लोग देख लें कि ये जो घूम रहे हैं इन्हीं को निपटाना है, समझे। तो ये एंटीजन है, ये क्या लगा हुआ बेटा, एंटीजन, ठीक। अब ये मैक्रोफेजेस मुंडी टांग के घूम रहे हैं, इनके पास से कौन गुजरा, मान लेते हैं इनके पास से गुजरा टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो बताओ टी साइटोटॉक्सिक सेल किससे एक्टिवेट होता था, MHC1। अरे यार, अभी मुझको हार्ट अटैक आ जाए, एकदम चौंका देते हो। अपनी ये कमंडल संभाल के रखो, हिमालय भेज देंगे तुमको हम। ये टी साइटोटॉक्सिक सेल का रिसेप्टर है, और इसके ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। यहां बाइंडिंग हो गई, अगर ये बाइंडिंग हो गई तो टी सेल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। तो ये हो गए एक्टिवेट, एक्टिवेशन। जैसे ही इनका एक्टिवेशन होगा बेटा, तो ये करने लगेंगे डिवीजन, और एकदम सिमिलर टाइप की डिवीजन करेंगे, यानी इसको हम क्या कह देंगे? क्लोनिंग। तो ये खूब सारे क्या बना लेंगे? ऑलरेडी एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक सेल बन जाएंगे, ऑलरेडी एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक सेल्स बन जाएंगे। ठीक है। और ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? ये गोली चलाना चालू कर देंगे। अरे चले आओ यार, नहीं क्या दिक्कत है? पिछला वाला सॉफ्टवेयर सही था, उसमें हो जाता था। आओ कर लो, बीच में रखो। ये देखो, अब ये बैक्टीरिया है, इनके ऊपर एंटीजन है ये, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सेक्रेट कर देंगे परफोरिन। क्या सेक्रेट करेंगे? देखो सबने क्या बना लिया? परफोरिन। क्या बना लिया? अब ये लोग रिलीज करना चालू करेंगे परफोरिन, और ये परफोरिन जाके किस पे अटैक कर देगा? किस पे? बैक्टीरिया पे। सब लोग रिलीज कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा रिलीज हो गया। ठीक है, ये जो येलो डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये कौन है? परफोरिन। और उसके बाद ये क्या होगा? मर जाएगा। ये क्या होगा? मर जाएगा बैक्टीरिया। समझे क्या हुआ यहाँ पे? जब किसी सेल को पता चल जाएगा कि बॉडी में इंफेक्शन है, तो वो अपने इस MHC1 प्रोटीन के जरिए किसको एक्टिवेट कर देगा? साइटोटॉक्सिक सेल को। और फिर साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेंगे? क्लोन बना लेंगे, और वो सारे क्लोन्स तैयार हो जाएंगे उसी बैक्टीरिया को मारने के लिए जिसके बारे में इसको बताया गया है। तो ये एक बताने का तरीका है। अब बताओ, मैक्रोफेज ने एंटीजन को प्रेजेंट किया कि नहीं किया? यहां क्या कर रहा है? ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, तभी तो उसको क्या कह रहे हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है। दूसरी तरफ ये क्या करेगा? यहीं पर इसने MHC2 भी लगा रखा है, तो यहां से एक दूसरा सेल गुजरता हुआ जाएगा। ठीक है। ये जो दूसरा सेल है, इसके पास भी रिसेप्टर है, और ये है टी हेल्पर। ये कौन है? टी हेल्पर सेल। जैसे ही यहां रिसेप्टर की बाइंडिंग हुई, ये क्या हो गया? एक्टिवेट। ये भी एक्टिवेट हुआ, तुरंत चालू कर देगा, क्या चालू कर देगा? क्लोनिंग। तो यहां पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे? क्लोन्स। किसके? टी हेल्पर सेल्स के। और ये सारे एक्टिव होंगे इनएक्टिव? ये हो गए एक्टिव, ये सब एक्टिव हैं। अब ये जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? दे रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स। अरे कल ही तो बताया है, परसों। दे रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स, और ये ग्रोथ फैक्टर जाके किसको स्टिमुलेट करते हैं? बी लिम्फोसाइट को। स्टिमुलेट्स डिवीजन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे और दो तरीके के सेल बनाएंगे। कितने तरीके के सेल बनाएंगे? दो तरीके के। एक तो होंगे मेमोरी सेल्स, एक होंगे मेमोरी सेल्स, और दूसरे होंगे प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे? दे विल सेक्रीट एंटी बॉडीज। और ये जो एंटीबॉडीज होंगे, ये एंटीबॉडीज जाके किस पे बाइंड कर जाएंगे?
बैक्टीरिया पे। तो जब जब एंटीबॉडी जाके यहाँ बाइंड कर जाएंगे तो अब ये बैक्टीरिया जहां भी घूम रहे होंगे जल्दी पहचान लिए जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बिल्ला लग गया, लेबल कर दिया गया। ठीक है, एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजेंस। कुछ समझ में आया क्या हुआ? अब देखो हेल्पर सेल को किसके जरिए एक्टिवेट किया गया? MHC2 के जरिए। साइटोटॉक्सिक को किसके जरिए किया गया? MHC1 के जरिए। ठीक है, जब साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट किया तो इन्होंने क्या कर दिया? परफोरिन सेक्रेट कर दिया। अब ये परफोरिन इनको मारेगा, इन्हें भी मारेगा। इन्होंने क्या किया? हेल्प मतलब ये एक्टिवेट हुए तो इन्होंने क्लोनिंग कर ली, क्लोनिंग करके ग्रोथ फैक्टर बनाए। ग्रोथ फैक्टर बनाने के बाद किसको स्टिमुलेट कर दिया? बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट ने बना दिए प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल ने सेक्रेट कर दी एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जाके जुड़ गई किस पे? बैक्टीरिया पे। और अब और मैक्रोफेजेस जल्दी से पहचान लेंगे, और हेल्पर सेल टी लिम्फोसाइट जल्दी से पहचान लेंगे इस बैक्टीरिया को, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एंटीबॉडी। क्या लगा हुआ है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी अपना और पराया पहचानने का ये तरीका है। बोलो भैया। तो यही है MHC1 और MHC2। मैंने एक ही सेल में मैक्रोफेज के जरिए ही बता दिया। अब मान लो कोई नॉर्मल स्किन की सेल होती, तो स्किन की सेल इसमें से कौन सा काम करवा पाती? सिर्फ ये वाला, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या है? MHC1। ठीक है, RBC होता तो क्या करवा पाता? RBC होता तो क्या करवा पाता? एक भी नहीं, उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। दोनों, उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। क्या समझे? और बी सेल्स होते, बी सेल्स स्पेशल सेल्स होते हैं, डेंड्राइटिक सेल स्पेशल सेल होते हैं। इम्यून सिस्टम का कोई भी सेल है स्पेशल है। वो तो 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। मैक्रोफेज 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो ये मैंने क्यों पढ़ाया, इसका क्या रेलेवेंस है यहाँ पर? तो रेलेवेंस बेटा यहाँ पर है, जब हम पढ़ रहे थे ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को ग्राफ्ट लगाया गया है, ठीक है, डोनर से ये व्यक्ति है कोई, उसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये उसकी अपनी किडनी है, दोनों खराब हो गई। दोनों क्या हो गई हैं? खराब हो गई। तो इसने एक दूसरी किडनी लगवाई है। ये डोनर है। किसकी किडनी है ये? डोनर की किडनी है। तो इसके पास जो MHC1 होगा वो अलग होगा, और इनके पास जो MHC1 है वो अलग है। तो ये हरा वाला MHC अलग है, ऑरेंज वाला MHC अलग है। ठीक है, और इनके बॉडी में जो सेल्स होंगे, देखो ये तो किडनी खराब है, ये भी खराब है। अब तुम सोच रहे हो कि ये सर इसको हटा के कहीं नहीं लगाए। हटाया नहीं जाता है, अंदर नई किडनी लगा देते हैं, वो पड़ी रहती है अंदर। बड़ी बड़ी वेसल्स कनेक्टेड होती है ना, काहे को रिस्क लेंगे ब्लीडिंग का? ठीक है, यहां से जो वेसल ये एओर्टा होगी ना, ऐसे बस यहीं से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अरे स्पेस होता है भाई, खिसका देंगे और क्या। इतना सारा चर्बी अंदर लेके बैठे हो, साफ करके लगा देंगे। खैर, तो जैसे इनका जो MHC1 है इन लोगों का, सुनो ध्यान से भाई। अब ये साइटोटॉक्सिक सेल हरा कलर से बनाया, यानी किसका है? रिसिपिएंट का है। किसका है? तो ये घूम रहा था बॉडी में, तो घूमते घूमते इसकी नजर पड़ी इस पे, तो इसको शक हुआ कि ये तो है नहीं अपना। क्यों? इसके पास गया, कह रहा आधार कार्ड दिखाओ, क्या है ही नहीं। ये आधार कार्ड मान लो दिखाया, कह रहे तुम्हारा तो नंबर ही अलग है।
है ना, यानी तुम इस शरीर के तो हो नहीं। ये पहला ये साइटोटॉक्सिक सेल है, पहला साइटोटॉक्सिक सेल है जिसने ये पहचाना कि ये MHC1 अपना नहीं है। अब ये क्या रिलीज करेगा? साइटोकाइन। क्या रिलीज करेगा? साइटोकाइन। और वो जाके बुला के लाएंगे और साइटोटॉक्सिक सेल को, ए आओ आओ देखो ये कौन घुस आया, आओ आओ आओ, ऐसे कर रहे हैं, है ना। और फिर सब लोग आएंगे और कहेंगे तुम अपने नहीं हो, निपट जाओ। किडनी रिजेक्ट हो गई। तो कौन से MHC की वजह से रिजेक्ट हो गई? MHC1 की वजह से। कौन से सेल्स ने रिजेक्ट किया? साइटोटॉक्सिक सेल ने। कौन सी इम्यूनिटी ने रिजेक्ट किया? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नहीं समझ में आया। लेकिन फिर लगाते क्यों है? लगाते इसलिए हैं ताकि इंसान बच जाए, लेकिन खतरा है उसको दूसरा। तो उस खतरे को दूर करने के लिए इस व्यक्ति को कौन सी दवाई खानी पड़ेगी? इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या खानी पड़ेगी? इम्यूनो सप्रेसेंट, ताकि इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और वो पहचान ही ना पाए कि ये अपना नहीं पराया है। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट लेने के बाद क्या होता है। पहले वाला केस बता दिया मैंने कि किडनी दिखी, बोला आधार कार्ड दिखाओ, कहे तुम तो अपने हो नहीं, ए लोग आओ भाई लोग निपटाओ इनको, ये हुआ मामला। अब आइए देखते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पे क्या हो रहा है। इम्यूनो सप्रेसेंट जो होता है ये क्या कर रहा है? मतलब किडनी तो बाहर से लगा दी गई है, साथ में एक एजेंट भी छोड़ दिया गया शरीर में। कौन? इम्यूनो सप्रेसेंट। अभी किडनी के पास बैठा हुआ है, साइटोटॉक्सिक सेल आया, कह रहा है तुम तो जाने पहचाने नहीं लग रहे हो। किससे कह रहा है? किडनी से। क्या कह रहा है? तुम तो जाने पहचाने लग नहीं रहे हो, लगता है तुम यहाँ के हो नहीं, कार्ड दिखाओ अपना। कार्ड दिखाया, भाई कार्ड तो एक्सपोज्ड है तो दिखेगा ही। जैसे ही वो चिल्ला के बाकी लोगों को बुलाने वाला था, इसने मुंह दबा दिया उसका। इम्यूनोसप्रेसेंट ने मुंह दबा दिया और मुंह में कोई केमिकल डाल दिया, समझ लो कि आवाजें चली गई। अब जाओ बताओ। मतलब जैसे ही ये बताने जा रहा था, कौन? साइटोटॉक्सिक सेल, उसकी आवाज ही छीन ली। मतलब साइटोटॉक्सिक सेल जैसे ही साइटोकाइन सेक्रीट करता, उससे पहले इम्यूनोसप्रेसेंट ने साइटोकाइन प्रोडक्शन ही बंद करा दिया। अब तुम जब केमिकल बनाओगे नहीं तो दूसरे को बताओगे कैसे कि ये अपना नहीं पराया है? क्या ये जो मैंने तुम्हें समझाया है वो तुम्हें समझ में आया है कि इसने अपने आप को कैसे बचाया है, कि ये अपना नहीं पराया है? लेकिन ये बात इसने किसी को नहीं बताया है। तो मैंने तुम्हें बढ़िया समझाया है, अब पढ़ लो। समझ में ना आए तो पैसा वापस नहीं होगा। पढ़ लो। मुझसे नहीं मांग। अरे यार, बहुत बदमाश हो तुम लोग। जैसे बोलते हैं ना, मजा ना आए पैसा वापस। जैसे हमारे यहाँ एक भेलपुड़ी वाले भैया थे, तो उनसे कहते थे भैया भेलपुड़ी, अरे खाइए खाइए, मजा ना आए पैसा वापस। तो ऐसा हो जाता था। पेशेंट्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आर एडमिनिस्टर्ड इम्यूनो सप्रेसेंट्स। कौन सा? साइक्लोस्पोरिन ए, जिससे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन को हम प्रिवेंट कर लेते हैं। ये करता क्या है बॉडी में जाके? तो देखिए, इनहिबिट्स साइटोकाइन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से टी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाता और इसलिए हम डोनर किडनी को बचा पाते हैं। लेकिन समस्या ये भी तो हो सकती है कि इम्यून सिस्टम आपने सप्रेस कर दिया तो उस व्यक्ति को बीमारियां भी तो हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। तो उसको अपनी दैनिक जो क्रियाएं हैं, रोजमर्रा का जो रूटीन है, हाइजीन है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कहीं भी खा लिए, कुछ भी खा लिए। ओके, समझ में आया? ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड MHC। अब जरा वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला पैराग्राफ ओपन करो। हाँ, खुल गया, जहां एंटीबॉडी का फोटो है। सबका खुल गया ये? अब पेज पलट दो।
अगले पेज पे पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़ो। समझ गए? इसी लाइन के चक्कर में मैंने पूरा ये नाटक इतनी देर का फैलाया है। तो इसी लाइन के लिए क्या बताया गया आपको? एमएचसी बताया गया, ग्राफ्ट के बारे में बताया गया और ग्राफ्ट रिजेक्शन बताया गया। नहीं समझे बात? अरे तुम्हें कुछ समझ में आता है कि मैं यहां मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सुनाऊं? कह रहे हैं उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं सर। दो बैलों की कथा। चलें आगे। क्या चाहिए भाई? जब मैं पूछता हूं चले आगे, तो इसका मतलब नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं समझे बात? नहीं समझे? समझाऊं मैं ठीक से तुमको? अजीत बाबू, एलर्जी, किसको किसको है एलर्जी यहां पे? किसी को है एलर्जी धूप से? फिर कैसे काम चलेगा? आने वाले समय में तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में इंसान जो है वो धूप लेगा। जैसे कोई मिल गया हमें लेने वाला था। जादू है ना? समीर बेटे, तुम अपना ऐसे घाव दिखाओगे उसको, जैसे छू देगा ठीक हो जाएगा। हाँ, खैर, एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी जो है एक तरीके का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है? मान लीजिए हमने अजीत को 20 गालियां दी, गालियां मतलब डांटा, गाली नहीं देते, हमने इनको डांटा। ठीक है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है? और हमने इनको डांट दिया जरा सा, मानना है खाली। हाँ, और इन्होंने एकदम बवाल काट दिया, रोना एकदम चालू कर दिया, एकदम सर पटक दिया, कहा मुझे कैसे बोल दिया सर ने, ये कर दिया वो कर... इसी को कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, है ना? तो ये सेंसिटिविटी हुई कि हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, रिस्पॉन्स हुआ कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है? तो इसको ऐसा क्यों बताया जा रहा है? कोई है जो धूल धक्कड़ में चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, और कोई ऐसा है जिसको अस्थमा का अटैक आ गया, यानी उसी डस्ट के लिए कोई रिस्पॉन्सिव उतना नहीं है, और किसी की बॉडी ओवर रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स पैदा कर रही है, हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रही है। इसी को क्या कहते हैं बेटा? एलर्जी। एलर्जी किसी कारण से होगी और उस कारण को हम कहेंगे एलर्जन। क्या कहेंगे? एलर्जन। जैसे क्या क्या हो सकता है बेटा? डस्ट, माइट्स, माइट्स मतलब बहुत छोटे कीड़े भी होते हैं। ठीक है? ऐसे कीड़े भी होते हैं जो हमारी नजर से हमें दिखाई ना दें। पॉलन, तुमने एक कैरेट ग्रास के बारे में पढ़ा होगा, पार्थीनियम कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास, उसके पॉलन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाते हैं तो लोगों को एलर्जी हो जाती। परफ्यूम्स, अब कोई वो गया बुद्ध बाजार से 30 रुपए का कोबरा परफ्यूम ले आया, छिड़क दिया, पता लगा 1 किलोमीटर तक महक रहा है, इतना तेज है। हाँ हाँ, मुझे वही याद है, कोबरा एक देखा है मैंने, छिड़का भैया, अरे बाप रे बाप, लगा कि आज तुम मरे, कोबरा बन गए। ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाई। जैसे किसी को पेनिसिलिन नहीं सूट कर रहा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबको सूट नहीं करता। खाने, कुछ तरीके के खाने, जैसे कुछ लोग को मूंगफली से एलर्जी होती है, मुझे उड़द की दाल से है, मुझे नहीं डाइजेस्ट होती, पेट खराब हो जाता है उड़द की दाल से। ठीक है? कोई कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको गेहूं से एलर्जी है, वो जिंदगी भर चावल खा रहे हैं, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन है, तो ग्लूटेन से एलर्जी है, सबको नहीं है। किसी से भी हो सकती है, चाय से नहीं दूध से होगी।
लैक्टोज इंटॉलरेंस उसको कहते हैं। तो गाय हमारी माता नहीं है ना, गाय इज नॉट माता, बताया तो था मैंने। सिर्फ वही गाय हमारी माता है जिनका नाम है श्रीमती गुलाबी देवी। रोजी भारत में होती तो क्या नाम होता? एग्जैक्टली exactly. तो फूड्स एंड एनिमल डेंडर, तो अगर आपने जानवर पाल रखा है तो जानवर के भी बाल झड़ते हैं भाई, तो वो भी जो रोए होंगे महीन महीन, वो भी अगर इनहेल कर लिया और कोई हाइपर सेंसिटिव है तो उसको अटैक आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि ये अटैक होता कैसे है। एलर्जन बॉडी में एंटर करता है, जब ये बॉडी में जाएगा तो प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करेगा और एंटीबॉडी बनवा लेगा। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी बनती है? आईजीई। ये जो आईजीई बनती है, ये नहीं, ये नहीं है, ये तो वो है एंटीजन है, ये आईजीई है। देखो मास्ट सेल है ये, कभी पढ़ाया था मैंने ये वाला सेल टिश्यू में। मास्ट सेल के ऊपर देखो ये आईजीई जाके चिपक जाते हैं। फिर से जब एलर्जन आता है, एलर्जन जब फिर से आता है तो वो जाके अब इसके ऊपर चिपक जाता है। ये एलर्जन है, ये सब क्या है? एलर्जन। ये देखो यहां चिपक गए पैराटोप के ऊपर, याद है? एपिटोप पैराटोप। जैसे ही ये एलर्जन चिपके ये एक्टिव हो गया, मास्ट सेल क्या हो जाएगा? एक्टिव। ये कौन है? एलर्जन। देखो अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू एलर्जन, एलर्जन बाइंड्स ऑन एंटीबॉडीज ऑन मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट, और ये क्या रिलीज कर देगा? हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन ये सारे रिएक्शन कर देगा बॉडी में। इसी हिस्टामिन की वजह से स्किन में खुजली होती है, उसको कहते हैं अर्टिकेरिया। लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, पैचेस, फूल जाता है पूरा, ठीक है। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको अस्थमा है उसकी ब्रोंकाई क्या हो जाएगी? बताया था मैंने, ल्यूमेन छोटी, वॉल मोटी, जब अस्थमा पढ़ा रहे थे तो। म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाएगा फेफड़े में, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। और म्यूकस बढ़ रहा है, कहीं टिश्यू फ्लूइड बढ़ रहा है, तो उसको कह देंगे एडेमा। जहां पर खुजली हो रही है वहां फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एडेमा हो जाएगा। और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है इसका मतलब ब्लड वेसल के अंदर से मटेरियल बाहर आ रहा है, यानी कैपिलरी की बढ़ गई है परमेबिलिटी, और वेसल्स वहां डायलेट हो गई, तभी तो खून रुक रहा है। समझ गए? ये सारे काम कौन करा दे रहा है? हिस्टामिन। यानी एलर्जी का कारण कौन सा केमिकल है? हिस्टामिन। तो अगर तुम्हें एलर्जी ठीक करनी है तो तुम क्या दवाई दोगे? एंटी हिस्टामिन। क्या दोगे? एंटी हिस्टामिन। अगर हिस्टामिन ने करवाया है वैसोडाइलेशन तो तुम ऐसी दवाई दोगे जो करा दे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर हिस्टामिन ने कराया है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन तो तुम ऐसी दवाई दोगे जो करा दे ब्रोंको डायलेशन। क्या समझे? और यहाँ पे इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी है ना, प्लाज्मा सेल ही तो रिलीज कर रहे हैं आईजी, तो यहाँ पर हम अगर इम्यूनो सप्रेसेंट दे दें तो भी तो काम बन जाएगा, है ना? तो देखो क्या क्या दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंको डायलेशन। और हम क्या दे सकते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बेटा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या करते हैं? साइटोकाइन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देते हैं। ओके, ठीक। अब होता क्या है बेटा, कभी कभी किसी की बॉडी इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि उसका बीपी लो हो जाता है। अगर पूरे बॉडी की ब्लड वेसल में डायलेशन हो जाए तो बीपी इतना ज्यादा लो हो जाएगा कि हार्ट पंप ही नहीं कर पाएगा, बॉडी चली जाएगी हाइपोवॉलेमिक शॉक में। और ये परिस्थिति कैसी है? जानलेवा। और इस तरीके की एलर्जी को कहते हैं एनाफाइलैक्सिस। सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी इज नोन एज एनाफाइलैक्सिस। इस केस को घर पे रह के ठीक नहीं कर सकते,
अस्पताल तुरंत लेके भागना पड़ेगा। वहां पर इसके सांस, ब्लड की पंपिंग और इन सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा और दवाई चलानी पड़ेगी, तभी वो बच पाएगा, नहीं तो मर जाएगा। समझे? बोलो बेटे। अच्छा, तो एक तो एलर्जी इस कारण से होती है कि बेसोफिल बढ़ जाए। बेसोफिल ज्यादा होंगे अगर, वो भी तो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों का काम सेम था। बेसोफिल क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन। और एस्नोफिल क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिनेज। तो ये एंटी हिस्टामिन ही तो हुआ। देखो एलर्जी किसको हो सकती है? अगर किसी के ब्लड में बेसोफिल ज्यादा हो गया तो हिस्टामिन ज्यादा हो जाएगा, या बेसोफिल नॉर्मल है लेकिन एस्नोफिल कम हो गया तो हिस्टामिनेज कम हो जाएगा। इसको भी तो एलर्जी हो सकती है। या तो हिस्टामीन ही बढ़ जाए, एलर्जी हो जाए, या हिस्टामीन को रोकने वाला कम हो जाए तो एलर्जी हो जाए। तो ऐसे लोगों को भी एलर्जिक सिम्टम आते हैं जिनके बॉडी में एस्नोफिल की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि एस्नोफिल है क्या? एंटी एलर्जिक। तो अगर एस्नोफिल कम हो गया तो एलर्जी बढ़ जाएगी। नहीं समझे बात? समझ में आया कि नहीं? अरे यार, क्या मैं कोई इक्वेशन समझा रहा हूं यहाँ पे? तो ये बात हो गई किसकी? एलर्जी की। जल्दी से आप लोग एलर्जी का पैराग्राफ रीड करेंगे। रीड करिए जल्दी, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। हो गया रीड? अब उसमें देखिए, आप मेंशन किया गया कि जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनको एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े नाजों से पाला जाता है। साफ सफाई इतनी ज्यादा होती है कि बॉडी उसके यूज टू हो ही नहीं पाती। ठीक है? गांव में क्या होता है, खा रहे थे, गिर गया, फिर उठा खा लिए, तो चलता रहता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहती है। थोड़ा थोड़ा गंदगी जाती है बॉडी में तो बॉडी उससे लड़ती है। गंदगी इन द सेंस ये नहीं कि गंदगी, गंदगी इन द सेंस इन्फेक्शन। ठीक है? तो जब हम एक्सपोज्ड रहेंगे, धीरे धीरे एक्सपोज्ड होते रहेंगे इन चीजों से, तो बॉडी इम्यून हो जाएगी। लेकिन एट वंस किसी को बहुत सारा पॉलन ग्रेन सूंघा दिया जाए तो उसको एलर्जी हो जाएगी। ठीक है? अब गांव में रह रहे हैं, आंधी तूफान आ ही रहा है, धूल धक्कड़ उड़ ही रहा है, तो आंधी तूफान तो शहर में भी आता है। ठीक है? धूल धक्कड़ यहाँ भी उड़ता है, लेकिन क्योंकि इस तरीके से घर वर बना रखे हैं कि अंदर दिक्कत नहीं होती। तो वही है, बस यूज टू हो जाए किसी चीज के लिए। ठीक है? जैसे मान लो कि इनको हमने 20 गालियां दी थी, तो ये तो मुस्कुरा रहे थे। क्यों? यूज टू है। ठीक है? इनको हमने एक बार ही बोला और इन्होंने एकदम धमा चौकड़ी मचा दी। लेकिन धीरे धीरे रोज अगर हम इनको बोलते रहेंगे तो कुछ दिन बाद 20 गालियां देने पे ये भी मुस्कुरा रहे होंगे। है कि नहीं? इसी को ढीठता कहते हैं।
तो जब शरीर ढीठ हो जाता है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। अगर तुमको मैंने 12th में पढ़ाया होता ना तो तुम बोर्ड में ऐसे ही लिख देते, व्हाट इज इम्यूनिटी, ढीठता। किसने पढ़ाया? महेशन ने। व्हाट इज इम्यूनिटी, बस एक वर्ड लिख के आ गए, ढीठता, शरीर की ढिठाई, घर पे आए हुई पिटाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो इम्यूनिटी, जब अपना शरीर, जब अपना शरीर, और क्या, दूसरे का शरीर, अपना शरीर अपने और पराये में भेद करना भूल जाए और अपने को ही नुकसान पहुंचाने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। ऐसा लोग करते हैं। कभी कभी जब कोई परम मित्र होता है आपका, तो आप उसी पे शक करने लगते हैं और फिर वो रिश्ता टूट जाता है। तो इसी तरह है, बॉडी ने अपने ही सेल्स पे अटैक कर दिया तो फिर निपटेगी ना। जो सेल्स उनके लिए काम कर रहे थे, उनको बचा रहे थे, उन्हीं पे अटैक करना चालू कर दिया। तो ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहां पर लॉस हो गया है उस एबिलिटी का, उस एबिलिटी का, उस एबिलिटी का जिससे हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को। कॉजेज में बी जेनेटिक और अननोन, अभी तक क्लियर नहीं है इंसानों को कि ये होता क्यों है। तो ये सारे जो डिसऑर्डर है ना, आपको बस इनके नाम याद रखने हैं। पढ़ा तो मैंने दिए ही हैं, इसमें से 4 अलग अलग समय पर। अब ऐसे बड़ी बड़ी आंख करके देखो, हैं कब पढ़ाए थे, मतलब एकदम हद है नालायकियत की। अरे जब गठिया हो रहा है तो लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ाए होंगे। मास्थीनिया ग्रेविस मसल में हो रहा है, ये भी लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ाया है। ग्रेव्स डिजीज टीएसएच की बात हो रही है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया है। उसी में ये भी पढ़ाया है, हाशीमोटो, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों बताया है। और डायबिटीज बताया है, ये सब नहीं बताया है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या हो रहा था बेटा? जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो रही थी। जॉइंट्स में क्या हो रही थी बेटा? इन्फ्लेमेशन। क्यों हो रही थी? इसलिए हो रही थी क्योंकि आपके बॉडी में बन जाता है आईजीएम, आईजीएम एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी कहां डिपॉजिट हो गया देखो? साइनोवियल जॉइंट्स में। जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं, ये वाले मूवेबल जॉइंट्स हैं, ये मूवेबल जॉइंट है, ये वाला मूवेबल जॉइंट है, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। अब जब ये ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं बेटा, उसमें नहीं दिया हुआ है, इधर दिया है। जो ये ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है पैनस। क्या कहा जाता है? और जब भी ग्रेन्यूल्स होंगे और ऐसे मूवमेंट होता रहेगा तो ये कार्टिलेज को घिसेंगे। हड्डियों के किनारे कार्टिलेज होते हैं, क्या होते हैं? तो वो कार्टिलेज धीरे धीरे क्या होगा? डिटोरिएट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और उसकी वजह से सूजन रहेगी जॉइंट्स में। तो दर्द होगा, सूजन होगी, और जॉइंट्स टेढ़े भी होने लगेंगे। तो यहां पर जॉइंट डिफॉर्मिटीज भी होने लगती हैं। क्या होने लगती है? जॉइंट डिफॉर्मिटी। समझ में आया? ये जो आईजीएम है ना, एम है, इसी को कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर। इसीलिए अर्थराइटिस को कह रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एक बार आप बताइए क्या हुआ इसमें? कौन सी एंटीबॉडी बनी? आईजीएम। क्या कहते हैं इसको? रूमेटॉइड फैक्टर। किस फॉर्म में डिपॉजिट हो गया? पेनस के। कहां डिपॉजिट हो गया? साइनोवियल जॉइंट में। उसकी वजह से कार्टिलेज का क्या हो गया? डिटोरिएशन, डैमेज हो गया, और जॉइंट में क्या हो गई? सूजन, दर्द और सूजन हो गई, और अल्टीमेटली क्या हो गया? जॉइंट की डिफॉर्मिटी, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे जॉइंट्स। ठीक है? बहुत जो बुजुर्ग व्यक्ति हो आप उनके देखेंगे, उंगलियां वगैरह से टेढ़ी टेढ़ी सी हो जाती हैं।
ठीक है, ऐसे करके यूं कर, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम रहती है। कभी नाना दादा इनकी उंगलियां आप लेके ऐसे मोड़ोगे ना तो ये स्टिफ ही रहेंगी, ऐसे ही मुड़ेंगी, मतलब मुड़ेगी नहीं यहाँ जॉइंट से, कोशिश करके देख लेना, बहुत स्टिफ हो चुकी होंगी। ठीक है, वो लोग पूरी मुट्ठी भी नहीं बांध पाते हैं ऐसे, मूवमेंट नहीं हो पाता ना, क्योंकि ये स्टिफनेस हो गई। अगली बीमारी माइस्थीनिया ग्रेविस, इसके बारे में क्या बताया था? मैंने कहा था मायो मतलब मसल, एस्थीनिया मतलब सेंस, ग्रेव मतलब कब्र, मतलब मर जाना। मसल की सेंस मर गई, तो मसल की सेंस मरने का मतलब क्या हुआ? मसल को सिग्नल नहीं मिल पा रहा कॉन्ट्रैक्शन का, मसल को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि एसीएच के रिसेप्टर जो होते हैं जिन पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है, वहां कौन बाइंड कर गया? एंटीबॉडी। कौन बाइंड कर गया? अरे नॉर्मली ऐसे होता था, तो तुम्हारी शक्ल देखता हूं तो पता चल जाता है कि कुछ नहीं याद आ रहा है। ये नर्व एंडिंग है, यहाँ इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, इन्हीं को कह रहे हैं एसीएच, एसिटाइल कोलिन। क्या नाम था? एसिटाइल कोलिन। और यहां पे है रिसेप्टर्स। क्या है यहाँ पे? रिसेप्टर्स। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ बाइंड कर जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। जब इनकी बाइंडिंग होती है तो यहाँ मसल को क्या मिलता है? सिग्नल। और फिर मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अगर किसी को अगर किसी को ये बीमारी हो गई, अगर किसी को ये बीमारी हो जाए, कौन सी? माइस्थीनिया ग्रेविस, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ एंटीबॉडीज बन चुके होते हैं। क्या बन चुके होते हैं? एंटीबॉडीज। इनको कह रहे हैं एंटी AChR, मतलब एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो ये जाके पहले ही बैठ गई यहाँ पे, है ना? ये बैठ गई यहाँ। अगर ये बैठ गई है तो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं कर पाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर गया बाइंड करने, नहीं बाइंड कर पा रहा, सिग्नल नहीं जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? ये हो गया माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है? किसकी वजह से हुआ? एंटीबॉडी की वजह से। तो कैसा डिसऑर्डर हुआ? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? नॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड है उसको कौन स्टिमुलेट करता है? हम्म जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसको कौन स्टिमुलेट करता है? TSH। TSH इसको स्टिमुलेट करता है, फिर ये क्या बनाता है? थायरॉक्सिन। ठीक है, ये स्टिमुलेट कर रहा है, ये क्या बना रहा है? थायरॉक्सिन।
अब इस वाले केस में TSH नहीं है, इस वाले केस में कौन आ गया, इस वाले केस में आ गया कोई एंटीबॉडी जो कि यहां जाता है और TSH के रिसेप्टर पे बाइंड करता है, लेकिन इसको नहीं पता कि वो TSH नहीं है, इसको यही लग रहा है कि वो TSH है, तो ये स्टिमुलेट हो जाता है और ये लगातार क्या बनाता रहता है, थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन का सेक्रीशन बढ़ जाता है। तो बताओ हाइपर सेक्रीशन हुआ कि हाइपो, हाइपर सेक्रीशन, तो यहां पर थायरॉक्सिन का हाइपर सेक्रीशन हो जाता है, यानी ये हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया। क्या हो गया बेटा, हाइपर थायरॉयडिज्म। अब ये लिखा हुआ देखो, जो एंटीबॉडी बनी है वो किसके एक्शन को कॉपी कर रही है, TSH के। अब इसकी वजह से क्या होता है, आंखों के पीछे सूजन आ जाती है, तो इसलिए आंखें प्रोट्रूड हो जाती हैं, प्रोट्रूड मतलब लगता है बाहर को निकल आएंगे, ठीक है, समझे। और इसमें मैंने क्या बताया, क्या हो गया, हाइपर सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। तो एक तो ये ग्रेव्स डिजीज हो गया, क्योंकि आंखें बाहर होती हैं इसलिए एक्सो ऑप्थेल्मिक, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक मतलब आंख, आंख बाहर नहीं आ गई है, मतलब प्रोट्रूड हो गई, बल्ज हो गई, इसको नहीं कहते नोडुलर। नोडुलर वाले में थायराइड फॉलिकल्स का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हाशीमोटोज डिजीज। कौन सी है, हाशीमोटोज डिजीज। तो हाशीमोटोज डिजीज में यहां एंटीबॉडी बने हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहां जो एंटीबॉडी बने हैं सीधे डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, किसको, थायराइड फॉलिकल्स को। तो थायराइड फॉलिकल अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो थायरॉक्सिन कौन बनाएगा, यानी यहां क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड थायरॉक्सिन प्रोडक्शन। फिर अगला देखो, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ये शुगर वाली बीमारी है, इसको कह रहे हैं IDDM, ये फुल फॉर्म है इसका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अगर आपको याद हो पैंक्रियाज के बारे में हमने पढ़ाया था, तो पैंक्रियाज जो होते हैं उनमें होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और उसमें होते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल्स। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागॉन, तुम एक भी चीज मत बोलना। बीटा क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। डेल्टा क्या रिलीज करता है, सोमैटोस्टेटिन। और एफ सेल रिलीज करता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। हम अपने लिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमको याद हो जाए, कहीं कल भूल गए तो तुम मत याद करो, तुम्हें याद है सब। वो कहते हैं ना, जिसको सब आता है वो नहीं बोलता। थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए, मैं उतना बोलता हूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। क्या, ये भी मेरी ही गलती है, ये भी मेरी ही गलती है। सर बोलने जा रहे थे, आपने बोल दिया, चुप रहिए, तब बोलेंगे हम। ये वो डायबिटीज मेलाइटस है जिसमें कि इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है, इसीलिए इसको कह रहे हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, बीटा सेल्स डैमेज हो गए। अब मैंने इतना मौका दिया, बोलो क्या डैमेज हो गए, बीटा सेल्स। और ऐसे को क्या कहते हैं, अब अगर किसी के शरीर में इंसुलिन हो लेकिन काम न कर पा रहा हो, तो इंसुलिन देने की जरूरत तो है नहीं, इंसुलिन तो है, तुम बाहर से दोगे तो भी रहेगा, काम तो वैसे भी नहीं हो रहा, वो हो जाएगा टाइप 2, उसको कहेंगे NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये IDDM, वो क्या हो जाएगा, NIDDM। ये इड्डम वो निड्डम,
नेक्स्ट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल मतलब क्या होता है? बहुत सारे। स्क्लेरा मतलब क्या होता है? ककरोच पढ़ाया था, उसमें स्क्लेराइड्स थे, हार्ड प्लेट्स, स्क्लेरन काइमा, जटाधारी नारियल, उसकी जटाएं जो होती हैं, हार्ड स्क्लेरन कैमेटस फाइबर्स। क्या हो गया वर्मा जी? मैं नारियल की जटाओं की बात कर रहा हूं। अरे जटाएं नहीं होती। तो हार्ड मतलब स्क्लेरा होता है। माइलिन शीथ को जानते हो? कहां होती है न्यूरॉन में? एक्सॉन पे। और माइलिन शीथ होने से क्या होता था? कंडक्शन फास्ट हो जाता था। यहां पर क्या हो जाएगा कि एंटीबॉडीज माइलिन शीथ को डिग्रेड कर देंगे, माइलिन शीथ हार्ड हो जाएगी और चटक चटक के टूटेगी। माइलिन शीथ कैसे बनी थी? स्पाइरल, स्पाइरल कवरिंग से। तो वो जो लेयर है, अरे वो तुमने वो शादी के बाद जो है वो प्रसाद एक बंटता है, अरे देवी देवता की शादी हुई है, प्रसाद बट रहा, खाजा कहते हैं उसको, जानते हैं कि नहीं जानते? पेटीज देख लो, पेटीज में नहीं परत दर परत बनी होती है, पेटीज आप खाइए। पेटीज खाना मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है, बहुत मुंह पोंछना पड़ता है। उसको खाओ, फुर 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 करके वो पपड़ी टूट टूट के गिर रही है उसकी, समझे? माइलिन शीथ भी कैसे टूट टूट के गिर रही है, लेयर्स में, पपड़ी में। नहीं समझे बात? समझ गया ना? अब मुझे पेटीज नहीं खिलाना था यहाँ पे, मुझे बस एक दिमाग में चित्र बनवाना था कि कैसा होता होगा। अब भैया अगर माइलिन शीथ ही डिग्रेड हो जाएगी तो फिर इम्पल्स कंडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। इम्पल्स कंडक्शन, अब नहीं बोलो, इम्पल्स कंडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। और ये माइलिन शीथ एक जगह पे नहीं टूटी, मल्टीपल जगह पे टूटी है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? अगली बीमारी ल्यूकोडर्मा। अगली बीमारी क्या है? ये ल्यूकोडर्मा। ल्यूको मतलब होता है सफेद, व्हाइट। ल्यूकोडर्मा मतलब होता है सफेद, डर्मा मतलब होता है स्किन, सफेद स्किन। स्किन क्यों सफेद हो गई है? अरे वो पट्टी बंधी हुई है, सफेद नहीं हो गई है, देख रहा है। स्किन काहे सफेद हो गई? मेलेनोसाइट्स डैमेज हो गए। और किसने डैमेज किया होगा? एंटीबॉडीज ने। माइलिन शीथ को किसने डैमेज किया था? एंटीबॉडीज ने। बीटा सेल को किसने डैमेज किया? एंटीबॉडीज ने। हर बीमारी में क्या हो रहा है? और ये किसकी है? बाहर से ली थी कि खुद ही बनाई है? खुद ही बनाई है, अपनों ने अपनों को। हमें तो अपनों ने लूटा, औरों में कहा दम था, हमारी तो कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। वही तो है ये बीमारी, इसी बीमारी को कहते हैं अजय देवगन। ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है भैया, समझ आ गया? अब देखो, मान लो किसी के लिवर में सूजन आ गई वायरस की वजह से, तो उसको कहेंगे हेपेटाइटिस। लेकिन एंटीबॉडी की वजह से आ गई, कहेंगे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। किसी के बाल यूं ही झड़ गए तो झड़ गए, लेकिन एंटीबॉडी की वजह से झड़ गए तो कहेंगे ऑटो इम्यून एलोपीसिया। देखो बाल झड़ गए तो कह रहे हैं एलोपेसिया। साफ है, एकदम साफ साफ पेश कर दिया। किसके किसके बाल झड़ रहे हैं? सभी के झड़ रहे हैं, मतलब सबको क्या हो गया है? पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज में सूजन आ गई है, परनीशियस अनीमिया, आरबीसी गड़बड़ा रहे हैं। ओके, ये मतलब ये तो बस एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। जितनी भी बीमारी में कोई ऐसा जिक्र हो जाए कि एंटीबॉडी इज द कारण, देन इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन,
इसको खत्म करने के बाद ही क्लास खत्म होगी, तो सांसें ना भरना से करने लगते हैं, इसीलिए यहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सब तो खींच लेते हो। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? लिम्फॉइड ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहा जाता है जहां पर लिम्फोसाइट्स का जन्म हो या फिर उनकी ट्रेनिंग हो। जन्म हो, उनकी ट्रेनिंग हो, या फिर वो लड़ाई करें। किससे? दुश्मन सेना से। तो देखिए, जन्म होना और ट्रेनिंग होना ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है। वैसे मैं टिश्यू में पढ़ा चुका हूं। लिम्फोइड ऑर्गन में प्राइमरी किसे कहते हैं? जहां लिम्फोसाइट्स का जन्म होगा या उनकी ट्रेनिंग होगी, और जहां वो मारपीट करेंगे दुश्मनों से, वो कौन है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बोन मैरो में सभी लिम्फोसाइट्स का जन्म होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में होती है और बी लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग बोन मैरो में ही होती है। यानी ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के। आप देखिए, आधे से ज्यादा टॉपिक तो पहले का पढ़ाए हुए का रिवीजन है। अब दिक्कत यह है कि विजन ही ठीक से नहीं हुआ, तो रिवीजन कैसे हो? है ना? आज ही बॉडी फ्लूइड आया था टेस्ट में, तो रिवाइज किया था, तो कुछ ब्लड लिम्फ कुछ पढ़ के आए थे, लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए, थाइमस ग्लैंड से सेक्रीट होता है बेटा थाइमोसिन। क्या सेक्रीट होता है? और थाइमोसिन ही करवाता है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा दिया है ये पहले ही। अब आइए जरा इधर बात करते हैं। अब वहां ट्रेनिंग हो गई है। अब ये देखिए, जैसे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, कभी ऐसा नहीं तो पहाड़ पे चढ़ के लड़ रहे हैं। समतल भूमि चाहिए जहां दोनों सेनाएं आमने सामने और लड़ाई हो सके। क्या समझे? क्योंकि तब तलवार वाली होती थी, अब बंदूक वाली तो छिप के मारना ज्यादा सही रहेगा, तो आमने सामने नहीं आते जल्दी। ठीक है ना? तो उसी रणभूमि को क्या कहते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और रणभूमि पूरी बॉडी नहीं होती है, मतलब पूरे देश में नहीं लड़ाई हो रही होती, कुछ लोकेशंस पे होती है। उन्हीं लोकेशंस में से एक है स्प्लीन, एक है लिम्फ नोड्स, एक है टॉन्सिल, एक है पेयर्स पैचेस, एक है माल्ट। यहां होते हैं टॉन्सिल, गले में, यहाँ सब। इधर लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं, पूरे बॉडी में, थाइज में खूब सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो कहीं इन्फेक्शन होता है तो गिल्टी निकल आती। गिल्टी जानते हो? गिल्टी जैसे मेरे यहाँ निकली हुई है गिल्टी, छोटी सी। इन्फेक्शन होता है तो क्या निकल आती है? गिल्टियां निकल आती हैं। तो वो यही है, सूजन आ जाती है इसमें, टॉन्सिल्स में, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। स्प्लीन, स्प्लीन को हम कहते हैं फिल्टर ऑर्गन, क्योंकि यहीं पर अंतिम संस्कार भी होता है पुराने आरबीसी का। जो आरबीसी बुजुर्ग हो चुके होते हैं, 120 दिन की जिंदगी जी चुके होते हैं, उनको यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर देश पे विपदा आ जाए तो फिर बुजुर्गों को नहीं निपटाया जाएगा। उनको भी बंदूक पकड़ा देंगे कि कांपते हुए 2 गोली चला देगा, मान लो लग गई। मतलब बुजुर्ग है आरबीसी तो क्या हुआ, अगर बॉडी में ब्लड लॉस हो गया है तो कम से कम जाएगा, कुछ तो ऑक्सीजन पहुंचाएगा। तो जिस समय बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, उस समय स्प्लीन में ब्लड का ब्रेकडाउन, आरबीसी का ब्रेकडाउन नहीं होता है, और इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? ब्लड बैंक इन इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि टॉयलेट जाना है, इमरजेंसी का मतलब यहां पर क्या हो गया है? हैमरेज हो गया है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। नहीं समझे बात? अरे समझ में आ रहा है कुछ? और क्योंकि यहां अंतिम संस्कार होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान। ठीक है? या इसको कहेंगे फिर वो बैकुंठ धाम। अरे अंतिम संस्कार दोनों तरीके का होता है ना भैया, एक दफनाना है, एक जलाना है। शमशान घाट, यस। और ये जो लास्ट वाला है, ये क्या है? मॉल्ट। मॉल्ट का फुल फॉर्म क्या है बेटा? म्यूकोसा
एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बेटा आपके बॉडी में 9 मीटर की तो एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ घिचपिच घिचपिच पूरा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो 1.5 मीटर की लार्ज इंटेस्टाइन है, 6.25 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन है, 25 सेंटीमीटर की ईसोफेगस है। समझ रहे हैं? तो सब मिला के जो है, सब जोड़ते जाड़ते कितना हो जाता है टोटल? 9 मीटर तक हो जाता है। अब पूरे में म्यूकोसा है, पूरे में म्यूकोसा है, फिर तुम्हारी ट्रैकिया है, म्यूकोसा है, ब्रोंकाई है, उसमें म्यूकोसा है, जितने भी डक्ट्स हैं उनमें म्यूकोसा है, यानी म्यूकोसा वाला लिम्फोइड टिश्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% क्या हो गया? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नहीं समझे बात? समझ गए? ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? सेकेंडरी, क्योंकि इस जगह पर जो लिम्फोसाइट हैं वो लड़ाई करते हैं और वो इफेक्टर बन जाते हैं। मैं टीचर कहलाता हूं, लेकिन मैं टीचर सिर्फ क्लास में होता हूं, क्योंकि क्लास में मैं क्या कर रहा होता हूं? टीचिंग कर रहा होता हूं। चीटिंग वो तुम करते हो बेटे, ये वो स्कूल वाला वो बता रहे हैं ना, टीचर चीटर स्पेलिंग इधर उधर कर दो, गलती से निकल गया, गलती से अंदर ले लो। चीटर है? तुम्हारा नटूरे खराब होने वाला है, नटूरे तुम्हारे खराब है, फटूरे खराब हो जाएगा। नेचर, फ्यूचर, ठीक है? सही से पढ़ लो, नहीं तो कहोगे कनऊ लद गए। अब जैसे तुम्हारी जबान फिसल रही तो मैंने बता दिया तोड़ तोड़ के कि भैया और भी फिसल सकती है, ये ना सोचना कि हमारी नहीं फिसल सकती, हमारी तो वैसे भी बहुत फिसलती है ना। पिछली क्लास में आपने देखा ही था, कहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा था। क्यों भैया? 4 घंटा सोने का नतीजा है कनऊ लद गए। कहाँ लद गए? बस कर लो फालतू बात, हो गया ये खत्म लिम्फोइड ऑर्गन का। बस फोटो देख लो जरा, ये देखो, रेडी स्टेडी गो। ये सब लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे। क्या है ये सब? लिम्फ नोड्स। ये पूरे नेक वाले रीजन में होते हैं। यहाँ इस एरिया को बेटा ग्रोइन एरिया कहते हैं। एब्डोमेन और थाई के बीच का जो हिस्सा है उसको कहते हैं ग्रोइन। तो यहाँ पर लिम्फ, और ये सारी लिम्फ वेसल्स हैं, तो पूरे बॉडी में डिफ्यूज होता है नेटवर्क। और यहाँ क्या बता रहे हैं? थाइमस है दिल के पास, ठीक है? तो गाना है ना, पल पल दिल के पास, वो किसके लिए लिखा गया है? थाइमस ग्लैंड के लिए लिखा गया है। इसका मतलब वो हीरो हीरोइन को कह रहा है तुम थाइमस ग्लैंड हो, बेइज्जती कर रहा है। चलो जाओ।